हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो हम आप आज आपको कराने वाले हैं एक सैम्पल पेपर 10th साइंस। ठीक है बेटा। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल्स इज ब्रोकन डाउन outside the body and absorbed? In which of the following organism, groups of organisms food material is broken down outside the body and absorbed ठीक है बेटा। फर्स्ट ग्रुप है पैरामीशियम अमीबा कस्कटा। पैरामीशियम कस्कटा एंड अमीबा। दूसरा है बेटा, सेकंड ऑप्शन है मशरूम ग्रीन प्लांट्स अमीबा। मशरूम्स ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा। और तीसरा ग्रुप है कस्कटा लाइस टेपवॉर्म। कस्कटा लाइस टेपवॉर्म। एंड फोर्थ ऑप्शन है ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। यानी यहाँ ध्यान रखना है, फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, यानी कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो सड़े गले भोजन को खाते हैं। ठीक है ना। जैसे रॉटिंग मटेरियल, तो उसी में तो फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आएगा आपका ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ये तुम्हारे सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म हैं, ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, What does the tangent at any point on magnetic field lines indicate? What does the tangent at any point on magnetic field lines? At any point on magnetic field lines indicate। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला वाला ही ऑप्शन सही है, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला वाला ही ऑप्शन सही है। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या शो करेगी?
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें और अदर ऑप्शन दिए हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये सब गलत हैं, ठीक है ना। इसमें पहला ही ऑप्शन सही है आपका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देख लिया, मिटा देते हैं। बड़ा जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर सिलेक्टेड बाई मेंडल? फ्लावर शेप, पॉड कलर एंड पॉड पोजीशन एंड ब्रांच लेंथ। ठीक है, इसमें से कौन सा जो करेक्टर है वो मेंडल ने चूज नहीं किया था? इसमें ए है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर सिलेक्टेड बाई मेंडल। तो इसमें 4 दिए हुए हैं, फ्लावर शेप, बी है आपका पॉड कलर एंड सी है पॉड पोजीशन एंड डी है ब्रांच लेंथ तो बेटा ब्रांच लेंथ तो मेंडल ने सिलेक्ट किया था, यानी कोई जो प्लांट है उसकी लेंथ, उसकी ब्रांच लेंथ, यानी ड्वार्फ एंड टॉल प्लांट्स लिए थे ना, तो ये करेक्टर उसने सिलेक्ट किया था ब्रांच लेंथ वाला। एंड फ्लावर शेप तो नहीं किया था, एंड पॉड कलर किया था, पॉड पोजीशन नहीं किया था। ये भी लिया था उसने, मेंडल ने अपने स्टडी में, इनहेरिटेंस के स्टडी के लिए ये 2 ब्रांच लेंथ का सिलेक्ट किया था एंड पॉड कलर सिलेक्ट किया था। ये पॉड पोजीशन ये सिलेक्ट नहीं किया था एंड फ्लावर शेप ये भी सिलेक्ट नहीं किया था। ये कोई करेक्टर नहीं लिया था, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड सी, और बी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी एंड डी, ए कॉमा बी एंड डी, और सी ऑप्शन है ए एंड डी, और डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो इसमें कौन सा सही है ऑप्शन आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर सिलेक्टेड बाई मेंडल? नॉट सिलेक्टेड, कौन से सिलेक्ट नहीं किए थे? ए वाला सिलेक्ट, सी वाला सिलेक्ट नहीं किया था और ए वाला सिलेक्ट नहीं किया था। सी वाला पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया था एंड ए वाला नहीं किया था। ये पहला ही ऑप्शन सही है, ए एंड सी इसमें ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए थे, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ohm, then the resistance of a similar nichrome wire will be about, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है, if the resistance of a certain copper wire, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कॉपर वायर इज 1 ohm, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 1 ohm है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिमिलर,
ऑफ ए सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी अबाउट, ये क्वेश्चन है। तो अबाउट इसमें अप्रोक्सीमेटली बताना है। कोई ऑप्शन ए है 45 ओम, ऑप्शन बी दिया हुआ है 60 ओम एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है बेटा 30 ओम एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 25 ओम। ठीक है ना, 25 ओम। ठीक है, तो बेटा इसमें ऐसा है कि कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर कॉपर के लिए, और बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम होती है लगभग 110 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, अब बेटा वायर सेम टू सेम है, जैसा कॉपर वायर है वैसा ही नाइक्रोम का है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ जितना उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उतने ही गुना हो जाएगा उसका। जैसे कि एक मैं सॉल्व करके आप तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि R बराबर रो L बाई ए। ठीक है, यदि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, वायर के आइडेंटिकल वायर है, तो सिर्फ और सिर्फ R1 अपॉन में R2 बराबर हो जाएगा रो 1 अपॉन में रो 2। ये सेम है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। अलग अलग मटेरियल के वायर हैं, पहला कॉपर का है, ठीक है, और दूसरा नाइक्रोम का है। तो इनकी रेजिस्टिविटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। यानी लगभग कॉपर का कितना है 1 ओम और इसका नाइक्रोम का कितना हो जाएगा, मान लीजिए R2 है, और कॉपर की रेजिस्टिविटी है तुम्हारी 1.67 इंटू 10⁻⁻8 और नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है लगभग 110 इंटू 10⁻⁻8। इससे ये कैंसिल। तो बेटा इस तरह से R2 आपका हो जाएगा 110। ठीक है, 110 अपॉन में 1.67 ओम, अपॉन में 1.67 ओम। तो लगभग ये हो जाना चाहिए, अगर डिवाइड करके देखें बेटा तो ये हो जाता है। जैसे कैलकुलेटर कहाँ है, ये डिवाइड करके देख लेते हैं। 110 इंटू 110, 2 जीरो बढ़ा लीजिए तो 6 बार जाएगा, लगभग 60 ओम आएगा। अप्रॉक्स 60 ओम के लगभग आएगा ये आंसर। ठीक है बच्चों, अप्रॉक्स 60 ओम आएगा ये आपका। हेलो, तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा 60 ओम। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करना हो तो नोट करो।
10th साइंस सैंपल पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें है द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन फ्रूट इज, द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन फ्रूट। हाँ तो बच्चों ये 5th क्वेश्चन है, द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द फ्रूट इज CH3COO C2H5 एंड ये है आपका ईस्टर। क्या है? CH3COO C2H5, ये आपका ईस्टर है। C2H5 COOH ये है प्रोपेनोइक एसिड और C2H5OH ये है एथेनॉल और डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो बेटा फ्रूट्स में एक खुशबू होती है, प्रत्येक फ्रूट में अलग अलग खुशबू होती है। तो उस खुशबू की वजह होता है बेटा ईस्टर्स। ईस्टर्स मौजूद होते हैं फ्रूट्स में नेचुरली। तो उसमें किसी भी फ्रूट्स में बेटा ये होता है जिसमें स्मेल आती है, खुशबू होती है। खुशबू की वजह बेटा ईस्टर होता है। तो बेटा ये प्रेजेंट होता है फ्रूट में। ठीक है बेटा, ये 5th क्वेश्चन है। एंड 6th क्वेश्चन है, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा ये तो सभी बच्चों को आता होगा, Hg मरकरी होता है। ये मेटल नेचुरली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स इज द मोस्ट appropriate for the evolution of hydrogen gas and its identification। इसमें कौन सा सेटअप है? इसमें बेटा ये डाइल्यूट NaOH है, NaOH, और ये जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। ये भी जिंक ग्रेन्यूल्स हैं एंड ये भी जिंक है, जिंक ग्रेन्यूल और जिंक ग्रेन्यूल। ये NaOH है डाइल्यूट और ये NaOH है डाइल्यूट, डाइल्यूट NaOH। तो बेटा इसमें और ये है NaOH पेलेट्स, NaOH पेलेट्स यानी सॉलिड फॉर्म में होता है पेलेट्स। तो सॉलिड जिंक और सॉलिड NaOH में कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी बेटा। डाइल्यूट NaH और जिंक की रिएक्शन होगी तो बेटा हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन होगा। लेकिन इसमें बेटा जो आपकी पाइप है वो इसमें है, जो नली है ग्लास ट्यूब वो इसमें है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं इवोल्यूशन होगा, इसमें होगा बेटा। ये आपका जो सेकंड फिगर है, सेकंड डायग्राम है, उसमें होगा। ठीक है बेटा, इसमें तो ट्यूब ही नहीं है, ग्लास ट्यूब ही नहीं डाली हुई है, तो इसमें से ये प्रॉपर तरीका नहीं है। इसमें रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं होगा। थर्ड डायग्राम में ये सेटअप सही नहीं है, ये फोर्थ डायग्राम वाला भी सेटअप सही नहीं है, सेकंड वाला करेक्ट है। फर्स्ट वाले में जो ग्लास ट्यूब है वो अंदर तक गई है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर नहीं है, ये वाला करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है और ये भी करेक्ट नहीं है। तो देखें ध्यान से बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टूडेंट टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दोनों में, 2 ml, 2 ml इसमें A में और 2 ml B में। एंड एडेड जिंक ग्रेन्यूल्स टू द टेस्ट ट्यूब A, यानी उसने क्या करा, A टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल को ऐड किया एंड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू टेस्ट ट्यूब B, एंड B टेस्ट ट्यूब में उसने सॉलिड सोडियम कार्बोनेट ऐड किया। तो क्वेश्चन ये है द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वुड बी, इसमें हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे?
तो पहला ऑप्शन है रैपिड रिएक्शन इन बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में रैपिड रिएक्शन होगी। दूसरा है नो रिएक्शन इन एनी ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होगी। एंड थर्ड ऑप्शन है स्लो रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड रैपिड रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब बी। एंड फोर्थ है रैपिड रिएक्शन इन ए बट स्लो रिएक्शन इन बी। तो बेटा ध्यान दें, जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है वो बेटा स्लो होती है, ठीक है, धीरे धीरे रिएक्शन होती है। लेकिन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट की जो रिएक्शन है वो बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सनसनाहट के साथ निकलती है। तो ये बहुत ही तेज रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की किसके साथ, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो इस प्रकार से आपका टेस्ट ट्यूब ए में स्लो रिएक्शन होगी एंड टेस्ट ट्यूब बी में फास्ट रिएक्शन होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, रैपिड रिएक्शन, स्लो रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड रैपिड रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब बी। इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 9th क्वेश्चन है इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। इनको क्या कहा जाता है? तो बेटा राइजोपस तुम्हारा फंगस है। क्या है बेटा? फंगस। ठीक है, तो इसमें फिलामेंट नहीं, रूट नहीं, रिजॉइड्स नहीं, हाइफे कहा जाता है इसको, जो उनकी टिप पर होता है। ठीक है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पोरेंजिया है, एंड इसको क्या कहा जाता है, टिप पर जो मौजूद होता है उसको हाइफे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो तुम्हारा डी ऑप्शन सही है। 10th क्वेश्चन है लेंथ ऑफ पोलिन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन पोलिन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। 4 ऑप्शन है, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर सरफेस ऑफ स्टाइल एंड पोलिन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। एंड 4th ऑप्शन है पोलिन ग्रेन ऑन अपर सरफेस एंड स्टिग्मा एंड ओवल। नो, यानी इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब होती है जो स्टिग्मा से लेकर के ओवल तक ट्यूब लेंथ होती है बेटा। ठीक है ना, पोलिन ट्यूब जो होती है उसकी ट्यूब लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, स्टिग्मा का जो अपर सरफेस है वहाँ से लेकर के ओवल तक होती है। तो ये इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पोलिन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। पोलिन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर सरफेस ऑफ स्टाइल, ये भी सही नहीं है। पोलिन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। हाँ बेटा, तो ये इसमें ए ऑप्शन सही नहीं है, पोलिन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, ये नहीं है। पोलिन ग्रेन ऑन अपर सरफेस एंड ऑफ स्टिग्मा एंड ओवल, यानी पोलिन ग्रेन से लेकर के पोलिन ग्रेन जो अपर सरफेस पर होता है स्टिग्मा के, वहाँ से लेकर के ओवल तक ट्यूब लेंथ होती है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। एंड 11th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन, ये करेक्ट है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए जीन, हमारे शरीर में जितने भी तरह की प्रोटीन्स बनती हैं उसके लिए जीन उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, दैट इज जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन आवर बॉडी एंड फॉर एवरी एंजाइम देयर इज ए जीन। यानी हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके लिए अलग जीन होता है, अलग अलग एंजाइम्स के लिए अलग जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड फॉर एवरी फैट मॉलिक्यूल देयर इज ए जीन, नो ये सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए बी एंड सी, ये तीनों ही स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। ठीक है ना, तो पहली है वी स्क्वायर अपॉन में आर, क्या ये पावर के बराबर है? देखो इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर होती है VI, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? P बराबर VI, तो ये तो है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इसमें पूछा है विच टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट, तो जो टर्म रिप्रेजेंट नहीं करेगी इलेक्ट्रिकल पावर को उसको टिक करना है, यानी वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये होती है इलेक्ट्रिकल पावर, ये नहीं आएगा। ठीक है ना, और अगर I बराबर V अपॉन में R रखें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, तो यानी कि ये भी इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। एंड B बराबर यदि हम IR लिख दें, IR इंटू I, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R, तो बेटा इलेक्ट्रिकल पावर हमारी ये भी है। डी ऑप्शन भी हमें नहीं करना है टिक, और सी ऑप्शन में IR स्क्वायर ये इलेक्ट्रिकल पावर नहीं होती है, तो इसको टिक करना है। समझ में आया बच्चों? यानी क्वेश्चन ये भी देख लेना चाहिए हमें। बच्चे क्या कराएंगे, कोई सा भी एक वी स्क्वायर अपॉन में आर कराएंगे, हाँ ये इलेक्ट्रिकल पावर का ये करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, हाँ होती है। I स्क्वायर R भी होती है इलेक्ट्रिकल पावर, तो इनमें से किसी को भी तुम कराओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखना चाहिए बेटा कि हमें कौन क्वेश्चन क्या पूछा है, उसमें क्वेश्चन में क्या हमारा डिमांड कर रहा है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट, क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए कि पूछा क्या गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट, किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को इन चारों ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो हमारा सही ऑप्शन होगा। तो IR स्क्वायर इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं होता है, ये गलत है, तो ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीनों ही इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, अब आगे मैग्नीशियम इम्पार्ट्स, यानी मैग्नीशियम क्या इम्पार्ट करता है? डेजलिंग वाइट कलर फ्लेम, यानी मैग्नीशियम को जलाने पर कैसी फ्लेम देता है? ये पढ़ा होगा, NCERT में भी पढ़ा होगा साइंस में, कि मैग्नीशियम को जलाने, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर वो कैसी फ्लेम देता है? एकदम डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है। येलोइश फ्लेम कलर, ये भी गलत है। ब्रिक रेड कलर फ्लेम, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। पहला ऑप्शन आपका सही है, डेजलिंग वाइट कलर फ्लेम देता है मैग्नीशियम को, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे एयर में। ठीक है ना, तो आगे ऑप्शन है, द डायग्राम बिलो इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड is given out during respiration. ठीक है, in this setup what does the test tube marked X represent contain, यानी इसमें जो टेस्ट ट्यूब X मार्क है, इसमें क्या मटेरियल होगा ये बताना है। तो वाटर, लाइम वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब में होना चाहिए बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसमें होना चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखें, रेफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर गिवन। 1.33 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड 1.43 सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1.53 ग्लास का है, एंड कार्बन डाइसल्फाइड का है 1.63। ठीक है ना, तो
तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन, यानी लाइट सबसे स्लोएस्ट किस मीडियम में ट्रेवल करेगी, ये पूछा गया है। तो बेटा लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट उस मीडियम में करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो, ये याद रख लेना है। यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसी मीडियम में लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट करेगी। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका कार्बन डाइसल्फाइड का, तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कार्बन डाइसल्फाइड में लाइट ट्रेवल सबसे स्लो करेगी। देन क्वेश्चन नंबर 16 है ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय द असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटी अमोंग देमसेल्व्स बिकॉज, यानी जो ऑफस्प्रिंग यानी जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होती हैं असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से, तो उसमें आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती हैं। एंड बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी का मतलब है वे एक जैसे होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है बिल्कुल भी, यानी डिक्टो होते हैं, 2 कॉपीज होते हैं ऑफस्प्रिंग जिनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल मेथड से होता है। तो इसमें इसका रीजन 4 दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन से सही हैं ये बताना है। इस पर ऑप्शन है 4, ठीक है ना। फर्स्ट रीजन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली 1 पेरेंट, ये बात सही है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एंड सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गेमेट्स, ये भी सही है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स का यूज नहीं होता, गेमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिर्फ 1 सिंगल पेरेंट से ही उनका रिप्रोडक्शन होता है। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही नए ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं। तो थर्ड दिया हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मीनिंगलेस हैं, आफ्टर और बिफोर का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये 2 ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाता है डी में ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है, इस तरह से ये आपका डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा अगले क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। ये आपके रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे इस बार। देखो असर्शन ए है H2CO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो इसमें ये असर्शन ही गलत है। H2CO3 तुम्हारा वीक एसिड होता है, इसको कहा जाता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड आपका वीक एसिड होता है और इसमें ये दे रहा है इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा ये असर्शन ही इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है ना। तो रीजन क्या दिया हुआ है, ए स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर, ये तुम्हारा रीजन बिल्कुल सही है। इसको ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है ये पता कैसे लगता है, उसके लिए ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है, बट इसमें असर्शन ही गलत दिया हुआ है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है बेटा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, असर्शन दिया हुआ है अनलाइक कैबेज सनफ्लावर प्लांट हैज लॉन्ग इंटरनोड विद लीव्स दैट आर फार अपार्ट, यानी कैबेज में जो इंटरनोड्स होते हैं वो पास पास होते हैं बेटा, लेकिन सनफ्लावर प्लांट में दूर दूर होते हैं, ये कहा गया है, ये बात सच है। तो आपका असर्शन करेक्ट है। एंड इसमें रीजन दिया है सनफ्लावर प्रोड्यूस है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गिबरेलिन्स ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग पीरियड। तो गिबरेलिन क्या कर, जिब्रेलिन जो आपका हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन, वो क्या करता है, ये इंटरनोड का सेपरेशन बढ़ाता है, यानी प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है, जो स्टेम की ग्रोथ बढ़ाता है। तो उसमें जब ये
ज़्यादा अमाउंट ग्रोइंग पीरियड में ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा तो इस वजह से स्टेम बड़ा हो जाता है और इंटरनोड दूर दूर हो जाते हैं। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 वाले का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये दिया हुआ, ये बिल्कुल सही है। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनॉइड की लेंथ और सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सभी जगह बेटा इनसाइड द सोलेनॉइड इट इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होता है। तो इसका भी बेटा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 19 क्वेश्चन नंबर वाले का ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी। बेटा आज के लिए इतना ही बेटा, कल नए वीडियो के साथ लाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन उस वीडियो में बताएंगे। ठीक है बेटा, ओके।